अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज वीक 14 और इस वीक के अंदर हम लेक्चर नंबर 27 से लेके 28 तक जो है वो कवर करेंगे। हाँ जी, एनएलपी को हम डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टाइम हमने एनएलपी के बारे में कुछ बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो हैं इनको एक्सप्लोर किया था, जैसे स्टॉप वर्ड को रिमूव करना और इस तरह की डिफरेंट अदर एक्टिविटीज, सेंटेंसेस को टोकनाइज करना, सेंटेंस वाइज वर्ड वाइज टोकनाइज करना और इस तरह की हमने एक्टिविटीज जो है इनको एक्सप्लोर किया था। बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर ही हमने वर्ड नॉर्मलाइजेशन की डिस्कशन भी की थी। वर्ड नॉर्मलाइजेशन के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक जिसको हम स्टेमिंग कहते हैं और दूसरी जिसको हम लेमेटाइजेशन कहते हैं। मकसद वर्ड नॉर्मलाइजेशन का ये होता है कि हम वर्ड को उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसके अंदर लेके आए, जिसको हम वर्ड की लेमा फॉर्म जो है वो भी कह रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास वर्ड्स हैं एम, आर एंड इज, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू बी। और अगर आपके पास वर्ड है डॉग, डॉग्स, डॉग्स वगैरह और उनको हम सिंपल डॉग जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और ऐसे अगर आपके पास सेंटेंस है द बॉयज डॉग्स आर डिफरेंट साइजेस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा द बॉय डॉग भी डिफर साइज। तो स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन जो है ये सेम ही मकसद के लिए यूज होते हैं। लेमेटाइजेशन जरा ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है और स्टेमिंग जो है जरा रिलेटिवली इजी कॉन्सेप्ट होता है। मकसद दोनों का ये होता है कि वर्ड को उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है उसके अंदर लेके आना। और यहाँ पे इसको डिफाइन भी किया गया है, स्टेमिंग इज ए क्रूड ह्यूरिस्टिक प्रोसेस जो सिंपली कट कर देता है वर्ड को एंड पे, जो ई डी ई एस वगैरह होते हैं, आईएनजी वगैरह होते हैं, उनको कट कर देता है एंड से। इसमें कोई ऐसा नॉलेज इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लेमेटाइजेशन होती है इसके अंदर वी यूज प्रॉपर वोकेबलरी एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ड और फिर उसके बाद उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समटाइम कंसिडर करते हैं और फिर वर्ड जो है उसको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, विच इज नोन एज द लेमा ऑफ द वर्ड जो है उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये डिक्शनरी और कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है इसको सामने रख के जो है ये सारी एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, द डिफरेंस इज दैट स्टेमर ऑपरेट विदाउट नॉलेज एंड द कॉन्टेक्स्ट, बट द स्टेमर्स आल्सो हैव एन एडवांटेज, दे आर इजियर टू इम्प्लीमेंट एंड यूजुअली रन फास्टर। तो स्पीड वाइज वो बेहतर होते हैं क्योंकि वो डिक्शनरी वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम लेमेटाइजेशन को देखें तो वो डिक्शनरी और डिफरेंट अदर कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो है उसको भी अप्लाई कर रही होती है। जैसे आप एग्जांपल देखें, अगर आपके पास वर्ड है बेटर तो इसको जो लेमा है वो गुड है और लेमेटाइजेशन इसको गुड में कन्वर्ट करेगी, लेकिन जो स्टेमिंग है ये इसको बेटर ही रहने देगी। और इस तरीके से अगर वर्ड प्ले है तो प्ले को दोनों, प्लेइंग जो है अगर वर्ड है तो प्लेइंग को दोनों ही प्ले के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इसमें ऐसा ही दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वर्ड मीटिंग है तो मीटिंग अब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के तौर पे भी यूज हो सकता है और ये वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। तो जो लेमेटाइजेशन है वो इसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए इसको अकॉर्डिंगली जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जरा इसकी पाइथन एग्जांपल देख लें। इसके लिए आपको जो लाइब्रेरी चाहिए होती है वर्ड नेट लेमेटाइजर आपको चाहिए होता है फॉर लेमेटाइजेशन, और स्टेमिंग के लिए आपको पास डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं। उनमें से एक एल्गोरिथम है पोर्टर स्टेमर, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये प्रोबेबली जो पाइथन में अवेलेबल एल्गोरिथम्स है उनमें से सबसे बेहतर एल्गोरिथम है। इन दोनों को आप इंपोर्ट कर लें और कॉर्पस वर्ड नेट भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं और स्टेमर का एक ऑब्जेक्ट बना लें और फिर इसी तरीके से लेमेटाइजर का वर्ड नेट लेमेटाइजर जो है इसका भी आप एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करें। फिर आपने जो वर्ड्स कन्वर्ट करने हैं उनको यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे आपने पोर्टर डॉट स्टेम के फंक्शन को कॉल करके स्टोन्स को कन्वर्ट किया, फिर आपने स्पीकिंग को कन्वर्ट किया, वेंट को कन्वर्ट किया, जोक्स को कन्वर्ट किया, लीजा को कन्वर्ट किया और पर्पल को कन्वर्ट किया। तो ये आपने इन सब को यूजिंग द स्टेमर जो है वो कन्वर्जन की है। फिर आप इसी तरीके से लेमेटाइजर पे चले गए, इसमें फंक्शन यूज होता है लेमेटाइज का और वही वर्ड आपने लेमेटाइजर को पास कर दिए जस्ट टू कंपेयर कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से आती है। जब आप इस सारे को एग्जीक्यूट करेंगे
जब आप इस सारे को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन जो है वो नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो स्पीकिंग जो वेंट था उसको कन्वर्ट नहीं किया गया बाय द स्टैमर, लेकिन जो आपका लेमेटाइजर है उसने इसको प्रॉपरली जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप आर्गुमेंट के तौर पे प्रेफरेंस में बता भी सकते हैं कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच जो कि प्रेफरेंस में है, तो हमने यहाँ पे वर्ब मेंशन किया हुआ है। अगर आप नाउन मेंशन करें तो ये नाउन के हिसाब से जो है वो कन्वर्जन जो है वो कर रहा होगा, लेकिन ज्यादातर कन्वर्जन जो है वो हम वर्ब के हिसाब से जो है वो कर रहे होते हैं। अब आपके पास अगर टेक्स्ट है और उसको फिर आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है तो उसको भी जरा देख लें कि किस तरीके से आप करेंगे। लेट्स से आपके पास टेक्स्ट है कि आई वेंट टू लाहौर फॉर अ मीटिंग, दिस डिस्कशन वाज अबाउट टीचिंग मेथोडोलॉजीज। तो आपने इसको टोकनाइज कर दिया, फिर आपने एक लिस्ट ले ली स्टेम वर्ड की, एक लिमिट वर्ड की ले ली, और फिर एक लूप चला के आपने वन बाय वन जो है इनको कन्वर्ट कर दिया वर्ड्स को स्टेमिंग में, और फिर आपने इसको लेमेटाइज कर दिया, और फिर आपने लेमेटाइज वर्ड्स को और स्टेम्ड वर्ड जो है इनको कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस है, पहले आपने वर्ड्स की फॉर्म में टोकनाइज करना है अपने सेंटेंस को, और फिर आप उसको लेमेटाइज कर सकते हैं या उसको स्टेम जो है वो उसकी स्टेमिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लेमेटाइजेशन होती है, जो स्टेमिंग होती है, ये सेम ही प्रोसेस होता है, और इसमें वर्ड जो है उसको उसकी बेस फॉर्म जो है इसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट दोनों में से किसी एक जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं और हम डिस्कस करते हैं एक फील्ड को, एनएलपी की एक सिंगल फील्ड जो है इसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, जिसको हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी एक स्पेशल डोमेन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी सेंटिमेंट का इजहार किया गया है बाय यूजिंग ए सेंटेंस और सम वर्ड्स, और आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटिमेंट जो है वो किस किस्म का है। जब से आप जानते हैं कि ये वेब 2 टेक्नोलॉजी आई है तो हर बंदा जो है वो वेब के ऊपर अपने कमेंट्स का इजहार कर सकता है, अपने आइडियाज का और अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, बल्कि एक बहुत बड़ा मीडिया अमर्ज हो गया है जिसको हम सोशल मीडिया के तौर पे कहते हैं, जिसमें लोग हर दिन जो है बल्कि मिनट्स के अंदर मिलियंस ऑफ कमेंट्स जो हैं या अपने आइडियाज जो हैं इनको फ्लोट कर रहे होते हैं, उनका इजहार कर रहे होते हैं। तो आइडियाज किस किस्म के हैं, इस फील्ड को हम सेंटिमेंट एनालिसिस के तौर पे जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मूवी है और उसके रिव्यू के तौर पे लोगों ने डिफरेंट तरह के कमेंट्स दिए हैं, जैसे अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव कमेंट है। फुल ऑफ ज़ैनी कैरेक्टर्स एंड रिचली अप्लाइड स्टायर एंड सम ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव कमेंट है। ऐसे ही आगे आपके पास एक और पॉजिटिव कमेंट है, और एंड पे आपके पास जो है इट वाज पैथेटिक, ये आपके पास काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट है। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि उनकी रेटिंग की जाती है डिफरेंट कमेंट्स की फॉर्म में, और फिर उन रेटिंग्स को जो है वो एवरेज स्टार की फॉर्म में अक्सर हमें नजर आ रहा होता है कि इसकी स्टार्स कितने हैं, इस प्रोडक्ट के स्टार की फॉर्म में जो है वो उसको रिव्यू किया जाता है कि इसके 4 स्टार्स हैं, 4.1 स्टार्स हैं, और इस तरीके से डिफरेंट स्टार्स की फॉर्म में जो है वो उसको अप्लाई किया जाता है। ये भी एग्जांपल है सेंटिमेंट एनालिसिस की, और ये सम टाइम इतने ज्यादा रिव्यूज होते हैं कि मैनुअली उनको जज करना कि वो नेगेटिव रिव्यूज हैं पॉजिटिव रिव्यूज हैं ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें उसके लिए कोई ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ता है सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल नजर आ रही है, ट्विटर के अंदर जो ट्वीट्स किए जाते हैं उनके एनालिसिस की। डिफरेंट तरह की न्यूज है उसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हुए हैं, तो वो ट्वीट्स भी या पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, तो उनका भी हम काइंड ऑफ एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, तो होपफुली कुछ हद तक आपको सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इसकी समझ आ गई होगी। सेंटिमेंट एनालिसिस को सम अदर नेम्स भी दिए जाते हैं, जैसे ओपिनियन एक्सट्रैक्शन, ओपिनियन माइनिंग, सेंटिमेंट माइनिंग या सब्जेक्टिविटी एनालिसिस। तो ये भी कुछ अदर नेम्स हैं जो कि सेंटिमेंट एनालिसिस की फील्ड जो है इसके लिए यूज किए जाते हैं। ज्यादा कॉमन टर्म जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस ही है, जहाँ पे गिवन टेक्स्ट के बारे में ये फाइंड करना
कि वो नेगेटिव टेक्स्ट है या वो पॉजिटिव टेक्स्ट है। इसकी जरूरत कहाँ पे होती है? हम जानते हैं मूवीज के रिव्यूज होते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज होते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स होते हैं, हाउ इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इज डिस्पेयर इंक्रीजिंग, पॉलिटिक्स के बारे में लोगों के व्यूज होते हैं, या प्रेडिक्शन जो है इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। लोगों के व्यूज को ऑब्जर्व करके ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि इलेक्शन की आउटकम्स क्या होंगे या मार्केट ट्रेंड्स क्या होंगे। तो डिफरेंट तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट इट हैज इमर्ज्ड ए वेरी बिग फील्ड। जब से हमारे पास वेब 2 अवेलेबल है तो इसको बहुत ही डाइवर्स किस्म की एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रीम बिहेवियर को जज करने के लिए या इस तरह की बहुत सारी अदर एक्टिविटीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है, अगर हम ये श्रायरर टिपोलॉजी ऑफ अफेक्टिव स्टेट्स है, इसके हमारे पास ह्यूमन की डिफरेंट तरह की स्टेट्स होती हैं। जैसे उसका इमोशन होता है इंसान का, जिसमें वो एंग्री हो सकता है, सैड हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है, फेयरफुल हो सकता है, अशेम्ड हो सकता है। मूड हो सकता है जो वेरी करता है, नॉन कॉज्ड, लो इंटेंसिटी, लॉन्ग ड्यूरेशन चेंज इन द फीलिंग, जिसमें वो चेयरफुल होता है, ग्लूमी, इरिटेबल, लिस्टलेस होता है। इंटरपर्सनल स्टांसेस होते हैं हमारे एक दूसरे के बारे में, जो कि फ्रेंडली हो सकते हैं, फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, डिस्टेंस, कोल्ड, वार्म, स्पोर्टिव, कंटेम्पचुअस हो सकते हैं। तो इस तरह से करके हमारे पास ये इंटरपर्सनल मूड्स हो सकते हैं। एटीट्यूड्स हो सकते हैं, लाइकिंग, लविंग, हेटिंग, वैल्यूइंग, डिजायरिंग, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकती हैं, नर्वस, एंक्शस, रेकलेस, मोरोस, होस्टाइल, जेलस। तो इस तरह से करके आपके पास ये डिफरेंट अफेक्टिव स्टेट्स होती हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इनमें से एटीट्यूड को कवर कर रहा होता है। तो इन सब को सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर हम नहीं देख रहे होते, बल्कि सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर जो ह्यूमन अफेक्टिव स्टेट्स हैं इनमें से एटीट्यूड वाली जो स्टेट है इसको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। So we can define sentiment analysis as sentiment analysis is the detection of attitudes, enduring affectively colored beliefs, dispositions towards the objects or persons. तो सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर हमारे पास होता क्या है, एक तो होल्डर होता है, होल्डर ऑफ द एटीट्यूड, जिसको सोर्स भी कह सकते हैं। एक टारगेट होता है जिसके बारे में उसका वो सेंटिमेंट होता है, और टाइप ऑफ द एटीट्यूड हो सकती है लाइक, लव, हेट, और इसमें कुछ और भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, टुगेदर, और स्ट्रेंथ हो सकती है, टुगेदर विद स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब टाइप ऑफ द एटीट्यूड हो सकती है। और टेक्स्ट कंटेनिंग द एटीट्यूड, जिसमें वो उसने अपना इजहार किया होता है। तो ये बेसिकली 4 चीजें होती हैं हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर। ओके, सेंटिमेंट एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो सिंपलेस्ट वे ये हो सकता है कि हम उस टेक्स्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, या मोर कॉम्प्लेक्स ये होता है कि हम उसकी ज्यादा कैटेगरीज बना दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 0 में नेगेटिव है, 1 में समवट नेगेटिव है, न्यूट्रल, समवट पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो आप उसको फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकती है। तो आप ये भी जरा गौर करिएगा, ये आपके पास एक तरह से क्लासिफिकेशन टास्क बन रही है। एडवांस में आप डिटेक्ट द टारगेट कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड टाइप्स जो है उनको भी आप फोकस कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द सेंटिमेंट एनालिसिस जो है, सेंटिमेंट एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करने के नॉर्मली 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है जिसको हम लेक्सिकॉन बेस्ड कहते हैं, इसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स जो कि डिक्शनरी से हम लेते हैं, और ये देखते हैं कि हर एक में कितने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स हैं, और उसके मुताबिक जो है वो हम सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका जिसमें हम मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच। I developed a classification model which is trained using the pre-labeled data sets of classes, positive, negative and neutral, और फिर हम उसकी बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग के बाद जो है वो हम प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्लास की जो है या क्लासिफिकेशन जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके जी, तो जब आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, उसको यूज करके सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जरा क्विकली देख लें कि क्या होती है।
text classification also known as text categorization. Given a text of some kind, decide which of the predefined set of classes it belongs to. तो आपको एक टेक्स्ट दे दिया जाए तो आप बता दें कि ये किससे बिलोंग करता है। इसके नीचे आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, जैसे लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन है, सेंटिमेंट एनालिसिस इसकी एग्जांपल है, स्पैम फिल्टरिंग इसकी एग्जांपल है, जहां पे आप ये बताते हैं कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है या स्पैम नहीं है। एनी हाउ हम इन सब में तो नहीं देख रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। जब आप ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप टोकनाइजेशन करते हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर, फिर आप टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें स्टॉप वर्ड रिमूव करते हैं, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन करते हैं, फिर आप फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग करने के 3 तरीके हैं, या आप बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल यूज करते हैं या TF-IDF यूज करते हैं, ये इनवर्स बैग ऑफ वर्ड्स इसको कहा जाता है, या आप वर्ड एम्बेडिंग को यूज करके जो है वो फीचराइजेशन जो है इसको कर रहे होते हैं। वर्ड एम्बेडिंग जो है ये थर्ड तरीका है फीचर इंजीनियरिंग जो है इसको परफॉर्म करने का। फीचर इंजीनियरिंग जब आप कर लेते हैं तो फिर आप मॉडल डेवलप करते हैं और एंड पे आप मॉडल एवेल्युएशन परफॉर्म कर रहे होते हैं टेस्ट डेटा यूज करके, और इसके अगला फेज ज़ाहिर है आपने फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देना होता है। जरा 1 बाय 1 देख लें। ये फीचर एक्सट्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल सा मॉडल है, वैसे इसमें बहुत एडवांस तरीके यूज हो रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन की हद तक इसको कवर कर रहे हैं तो हम बैग ऑफ वर्ड्स जो है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बैग ऑफ वर्ड्स जो है इसकी जरूरत इसलिए होती है कि हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो अवेलेबल होता है ये डिफरेंट तरह के टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट होते हैं और उनको लेबल किया होता है। तो हमारे पास जो इनपुट होती है वो फिजिबल नहीं होती कि हम उसको डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को एज ए इनपुट जो है वो दे सकें। तो इसलिए उसे फिजिबल बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है जिसको फीचर एक्सट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। ये जरा देख लें कि हमें टेक्स्ट इस फॉर्म में दिया जाता है जिसमें सेंटेंसेस होते हैं और उनके आगे लेबल होता है कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और इसी तरीके से ये पॉजिटिव है और एंड वाला भी पॉजिटिव है। तो ये वैसे तो सही है हमारे समझने के हिसाब से या अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस इनपुट को किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को हम नहीं दे सकते। तो मशीन ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम को इसे प्रोवाइड करने के लिए हमें इसे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा या इसमें से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके जी, तो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए वी नीड टू यूज बैग ऑफ वर्ड्स। और बैग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? दे कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ए मैट्रिक्स ऑफ अकरेंसेस ऑफ द वर्ड्स। तो ये एक तरह से वर्ड्स जितने भी यूज हो रहे हैं टेक्स्ट के अंदर उन सब की एक वोकैबुलरी बना देता है और उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और मैट्रिक्स के अंदर ये बता रहा होता है कि हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे उसको हाईलाइट कर रहा होता है। इस मैट्रिक्स को हम समटाइम DTM भी कहते हैं, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, जिसमें हर वर्ड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोवाइड की गई होती है। तो इसके लिए पाइथन के अंदर हमारे पास एक क्लास अवेलेबल होती है जिसको काउंट वेक्टराइजर क्लास कहा जाता है, जो कि आपके इस तरह के टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देती है DTM के अंदर या डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसी टेक्स्ट के अंदर जरा देखिएगा कि DTM क्या बनेगा। अगर आपके पास यही टेक्स्ट है तो इसकी DTM फॉर्म ये बनेगी। तो जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हैं और फिर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट 0 है, फिर डॉक्यूमेंट 1 है, और ये 0-1 बता रहा है कि डॉक्यूमेंट 0 के अंदर फनी 1 टाइम आया है, इट भी 1 टाइम आया है, लाइक भी 1 टाइम आया है, लव 0 टाइम आया है, मूवी 1 टाइम आया है, और इसी तरीके से दिस जो है ये भी 1 टाइम आया है। ओके, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट 1 के अंदर हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, अकरेंस क्या है, ये आपको आपका ये जो बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल है ये बता रहा होता है। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से वोकैबुलरी निकाल देता है और फिर हर रो के अंदर या वेक्टर के अंदर ये बता रहा होता है कि हर वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने टाइम जो है वो आ रहा है। बेसिकली इस मॉडल के अंदर कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, टोकन्स के अंदर कन्वर्ट करके बैग ऑफ वर्ड जो है वो हम बना देते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि वर्ड पहले आया है बाद में आया है, ये तरतीब जो है वो बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर कंसिडर नहीं की जाती। हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल जरा देख लें इसी सेम की पाइथन के अंदर।
पाइथन में आपको कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ेगी और हम यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर जो है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमें टेक्स्ट देना पड़ेगा। टेक्स्ट जो है वो हमने एक लिस्ट के अंदर सेव कर लिया है, आप देख रहे हैं इसके अंदर चारों सेंटिमेंट्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ये 1 है और उसके बाद ये 2 है और फिर उसके बाद ये 3 आ गया है और इसके बाद जो है वो 4 आ गया है। इन चारों सेंटिमेंट्स को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद हमने स्टेप 2 के अंदर जो है काउंट वेक्टराइजर का ऑब्जेक्ट बनाया है बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ काउंट वेक्टराइजर और फिर हमने उसका बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल बनाया है। बैग ऑफ वर्ड बनाने के लिए हमने फिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कॉल किया है और डॉक्यूमेंट्स उसको पास कर दिए हैं, मतलब जो चारों आपके कमेंट्स थे उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है ताकि हम उसको बैग ऑफ वर्ड्स जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर दें। अब इशू ये होता है कि जब ये इसको कन्वर्ट करता है तो इसको कॉलम की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया होता है इसने, तो ये सारा जो है वो एक कॉलम की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हुआ होता है। तो इसको हमने एक वेक्टर या एरे की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये टू एरे का फंक्शन होता है जिसमें हम इसको एक मैट्रिक्स जो आपको आउटपुट में भी नजर आ रहा है इसकी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ओके जी, और इसको हमने प्रिंट कर दिया है बैग ऑफ वर्ड्स को और फिर अगर आपने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। आप एक्स जो है इसको कंस्ट्रक्टर में पांडास का जो डेटा फ्रेम होता है उसमें अगर कन्वर्ट करना है वो कर दें। इसमें आप कॉलम्स के अंदर जो है वो काउंट वेक्टराइजर डॉट गेट फीचर नेम्स, फीचर नेम जो है वो याद रखें क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो आपके सारे डॉक्यूमेंट की वोकैबुलरी होती है। तो आप उन फीचर्स को यहाँ पे ले लें ताकि उनको आप कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। यहाँ पे अगर आप आउटपुट पे देखें तो ये सारे वर्ड्स जो कि चारों सेंटेंसेस के अंदर यूज हुए हैं वो आपको कॉलम नेम जो है इसके तौर पे नजर आ रहे हैं और रोज जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और वैल्यू आपको बता रही है कि हर एक वर्ड जो है वो कितने टाइम्स आया है। अगर आप इसको सिंपल प्रिंट करेंगे तो सिर्फ ये आपका वेक्टर जो है वो प्रिंट करेगा, आप कॉलम फीचर नेम्स प्रेजेंट नहीं होंगी। तो अगर सिंपल आउटपुट आप करेंगे तो आपको ये जो रो वेक्टर्स हैं ये नजर आ जाएंगे जिसमें आपके सिंपल जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि हर एक वर्ड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हर डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी है। ओके जी, जब आप बैग ऑफ वर्ड्स में वर्क कर रहे होते हैं तो इसमें इशू ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो आपकी वोकैबुलरी का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। सम टाइम जो है ये मिलियंस में चला जाता है, जो आपकी थाउजेंड्स एंड मिलियंस में चला जाता है अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपने क्लासिफिकेशन जो है वो करनी है। तो ये मेन इशू होता है बैग ऑफ वर्ड्स में। तो जब हम बैग ऑफ वर्ड्स में वर्क कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ये कम से कम हो, मतलब वोकैबुलरी का साइज जो है वो कम से कम हो, कॉलम्स जो है वो कम से कम हो। सम टाइम हम इसको कोडिंग में रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं कि 1000 से ज्यादा इंक्रीज ना हो फीचर्स जो हैं, लेकिन ये बड़ी क्विकली इंक्रीज हो जाती हैं और ये मिलियंस में चली जाती हैं बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर और बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो रोज के अंदर जीरो होती हैं जिसको हम समटाइम्स स्पार्स वेक्टर्स के तौर पे जो वो भी रेफर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं और इस इश्यूज को रिजॉल्व करने का यही तरीका होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो आपके कम से कम हो और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस करने के लिए हम अच्छी क्लीनिंग या प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप क्लीनिंग या प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑलरेडी देख के भी आए हैं, जैसे इग्नोरिंग द केस ऑफ द वर्ड, इग्नोरिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स एंड रिड्यूसिंग द वर्ड टू इट बेस फॉर्म, जैसे टेक्स्ट लेमेटाइजेशन है, ये स्टेमिंग है। तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे आपके जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी है कि ये टेक्स्ट लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग कैसे वोकैबुलरी साइज को रिड्यूस कर सकती है। ओके जी, तो आपका अटेंडेंस क्वेश्चन यहाँ पे वन ऑफ द अटेंडेंस क्वेश्चन ये है कि टेक्स्ट लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग से किस तरीके से वोकैबुलरी साइज जो है वो डिक्रीज हो सकता है। आपने एग्जांपल के साथ जो है इसको आंसर करना है। ओके, फिक्सिंग द मिसस्पेल वर्ड्स, ये अगर आप 4 एक्टिविटीज अगर आप कर ले तो आपके टोटल नंबर ऑफ वोकैबुलरी साइज जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। और यहाँ पे अब आपको वही एग्जांपल नजर आ रही है लेकिन इसमें हमने अब थोड़ी सी प्रोसेसिंग की है, जरा देखिएगा। हमने लोअर केस ट्रू कर दिया है, स्टॉप वर्ड्स यहाँ पे दे दिए हैं फॉर रिमूवल,
ये खुद से उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। और यहाँ पे अब हमने n ग्राम रेंज डिफाइन की है, इसको हम यूनिग्राम टैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इस पे अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जब आप ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देंगे काउंट वेक्टराइजर के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ वर्ड जो हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ 7 के करीब रह गए हैं, पहले आपके पास जो है ये ज्यादा थे, तकरीबन ये 12 के करीब थे, पहले 10-11 के करीब थे, अब आपके पास ये काफी हद तक रिड्यूस हो गए। आपने किया क्या है, आपने यहाँ पे स्टॉप वर्ड रिमूव कर दिए हैं, लोअर केस कर दिया है। ये दो काम करने से सिर्फ आप देख रहे हैं कि आपका साइज जो है वो काफी हद तक वोकैबुलरी साइज जो है वो रिड्यूस हो गया। n ग्राम की टर्म अभी हमने डिस्कस की है, वो कोड में भी आप देख रहे थे, इसको जरा देख ले। Another approach of reducing the size is to use the group words. This approach is called n-grams, or an n-gram is a sequence of a number of items, word, letters in the context of text corpora. N-gram typically refers to the sequence of the words. अभी vocabulary के अंदर हम एक वर्ड ले रहे हैं, लेकिन अगर आप 2 वर्ड्स लें, 3 वर्ड्स लें, 4 वर्ड्स लें, तो ये आपका n ग्राम जो है वो रेफर हो रहा होता है वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देख रहे होते हैं कि कौन से वर्ड जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंबाइन होने की, तो उनको कॉन्टेक्स्ट या कॉर्पोरा के अकॉर्डिंग जो है उनको कंबाइन कर देते हैं। इसमें यूनिग्राम में 1 वर्ड होता है, बाईग्राम में 2 वर्ड्स होते हैं, और ट्राईग्राम के अंदर हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, और n ग्राम के अंदर हम 3 से ज्यादा वर्ड्स जो हैं इनको भी कंबाइन कर सकते हैं। इस सारे को जरा इस एग्जांपल से जरा देख लें। लेट्स से आपके पास एक सेंटेंस है, द ऑफिस बिल्डिंग इज ओपन टुडे, तो इसको अगर आपने बाईग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो इसका बाईग्राम जो है बनेगा दी ऑफिस, ऑफिस बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ओपन टुडे। तो आपने 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बना दिए हैं बाईग्राम के अंदर। ऐसे ही ट्राईग्राम के अंदर आप 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो इसको हम जो n ग्राम मॉडल कहते हैं, इसको भी हम यूज किया जा सकता है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि वर्ड्स हम उन्हीं को कंबाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेक्सिकॉन जिनके आपस में कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग इज ओपन, इनके कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसको अगर आप मॉडिफाई कर दें, जैसे अगर आपने प्रीवियसली जहाँ पे 1-1 यूज किया था, मतलब एक वर्ड के साथ अगर आप इसको 2-2 कर देंगे, तो आप देखेंगे कि फर्दर एक फीचर रिड्यूस हो जाएगी। अब आपके 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया है कि वो सेंटेंसेस के अंदर किस हिसाब से रिपीट हो रहे हैं, किस हिसाब से यूज हो रहे हैं। ओके, तो ये एक और तरीका होता है वोकैबुलरी जो है इसको रिड्यूस करने का, लेकिन ये आपको बड़ा केयरफुली इसको डील करना पड़ता है, क्योंकि इससे सम टाइम बेनिफिट होने की बजाय आपको लॉस या नुकसान भी हो सकता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब आप ये बेसिक या फंडामेंटल प्रोसेसिंग जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। जो मिनिमम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज किया जाता है वो मल्टी नॉमिनल लाइव बेस है, जिसको आप कुछ हद तक पहले देख के भी आए हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं इस वर्किंग के लिए। यहाँ पे अब मैं क्विकली इसकी एक एग्जांपल आपके सामने गो थ्रू करने जा रहा हूँ, उसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास 4 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं और एक आपके पास टेस्ट एग्जांपल है, और यहाँ पे आपके पास इसकी क्लासेस हैं। लाइक 3 क्लासेस आपकी सी की हैं, लेट्स कॉल इट चाइनीज, और एक क्लास जो है वो आपकी जैपनीज की है। तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस है चाइनीज बीजिंग चाइनीज, तो उसकी क्लास चाइनीज है। ऐसे ही चाइनीज शंघाई की क्लास भी चाइनीज है, और चाइनीज और मकाओ की क्लास भी चाइनीज है, और टोक्यो जापान और चाइनीज की क्लास जो है वो जापानीज है। तो आपने यहाँ पे 4 ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं जिनकी क्लासेस हैं आउट ऑफ चाइनीज एंड जापानीज, और एक आपकी यहाँ पे टेस्ट क्लास है जिसके बारे में हमने प्रेडिक्ट करना है कि वो सी और जे में से किससे बिलोंग करती है। तो आपके पास ये जो टेस्ट एग्जांपल है इसके बारे में आपने चेक करना है कि ये एक्चुअली किससे बिलोंग करती है। क्योंकि ये मल्टी नॉमिनल लाइव बेस है, तो इसके लिए आपको कुछ प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज जो है इनको यूज करना पड़ेगा।
यहाँ पे अब आपके पास दो फार्मूलाज हैं नॉर्मली जिसको हम यूज करते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज के लिए। एक आपका ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है जिसमें आपको नंबर ऑफ क्लासेस नजर आ रही हैं डिवाइडेड बाय टोटल क्लासेस नजर आ रही हैं। ये आप वो पहले भी एग्जांपल जो देख के आए हैं नाइफ बेस के उसके अंदर भी कवर करके आए हैं। उसके बाद आपने हर वर्ड की प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द क्लास। उसमें तरीका क्या है कि आपने काउंट करनी है फ्रीक्वेंसीज वर्ड्स की। यहाँ पे आप उसको +1 कर रहे हैं, रीजन वो जो लाप्लास एस्टिमेटर वाली है कि ताकि जीरो प्रोबेबिलिटी ना आ जाए और आपका पूरा टोटल जीरो ना हो जाए, इसके लिए आप यहाँ पे +1 की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसको आपने डिवाइड कर देना है काउंट सी के साथ, मतलब वर्ड के टोटल काउंट के साथ, वर्ड का काउंट इन अ स्पेसिफिक क्लास और फिर वर्ड का उस क्लास के अंदर टोटल काउंट जो है इसको आपने यहाँ पे करना है। और एंड में आपका वोकैबुलरी साइज है कि यूनिक वर्ड्स जो हैं वो आपके कितने हैं, आपने उसको कंसीडर करना है। तो इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इसको कंसीडर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आपने प्रायर प्रोबेबिलिटीज पहले कैलकुलेट कर ली। प्रायर प्रोबेबिलिटी आपकी सी क्लास की चाइनीज क्लास की जो है वो 3/4 है, तो टोटल एग्जाम्पल्स 4 हैं और जिसमें चाइनीज की एग्जाम्पल्स 3 हैं, तो दैट विल बिकम 3/4। और जैपनीज की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/4 है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पे देखी है। उसके बाद आपने हर वर्ड के लिए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड चाइनीज और इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास सी क्या बनेगी, इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर फॉर्मूला गिवन है। सबसे पहले आपने काउंट करना है चाइनीज क्लास सी में कितनी दफा आया है, तो ये आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। चाइनीज 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम आया है चाइनीज जो है क्लास सी के अंदर। ओके, ये आप काउंटिंग कर रहे हैं क्लास सी के लिए। तो यहाँ पे आपने इसको 5 कर दिया काउंट ऑफ वर्ड चाइनीज फॉर क्लास सी, और इसमें आपने 1 प्लस कर दिया। फिर आपने इसको डिवाइड करना है टोटल काउंट ऑफ वर्ड चाइनीज। 5 और 6 टाइम जो है वो चाइनीज वर्ड जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम 6 जो है इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। और फिर आपका टोटल वोकैबुलरी साइज जो है इसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और टोटल आपका जो वोकैबुलरी साइज जो है वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वर्ड टोक्यो जो है वो क्लास सी में 0 टाइम आया है। आप देख रहे हैं कि टोक्यो का वर्ड यहाँ पे नहीं है, आपने 0 + 1 कर दिया। ये 1 प्लस करने की रीजन भी अब आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी कि 0 की वजह से ये प्रोबेबिलिटीज जो है वो 0 होने के चांसेस थे, तो इसको हमने 1 प्लस कर दिया। और बाकी आपने उसी तरीके से जो काउंट ऑफ वर्ड्स है उसको आपने यहाँ पे टोटल जो वर्ड्स हैं काउंट ऑफ वर्ड्स हैं उसको आपने यहाँ पे कंसिडर कर दिया। आई थिंक ये टोटल वर्ड्स हैं यहाँ पे इस पूरी क्लास के अंदर जो टोटल वर्ड्स हैं वो 8 हैं। सॉरी, ये करेक्ट कर लीजिएगा, टोटल वर्ड जो है वो 8 है यहाँ पे पूरी क्लास के अंदर, और वोकैबुलरी साइज जो है वो 6 है, मतलब यूनिक वर्ड्स जो हैं वो 6 हैं। सारे डॉक्यूमेंट के अंदर यूनिक वर्ड्स जो हैं वो 6 हैं। पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है यूनिक वर्ड जो है वो 6 है, तो ये 8 + 6 जो है वो इस हिसाब से नीचे आपके पास आ रहा है। इसी तरीके से बाकी वर्ड्स हैं उनको भी कंसिडर कर लीजिएगा। बाकी वर्ड्स जो हैं इनको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं और इनकी प्रोबेबिलिटीज जो हैं इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके जी, ये जब सब आप कर लेते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज, तो उसके बाद आपने किसी भी गेस करना होता है। लेट्स से ये हमने 5 के बारे में गेस करना है कि क्या ये क्लास जो D5 है डॉक्यूमेंट जो है ये क्लास C से बिलोंग करता है, तो इसके लिए ये टोटल प्रोबेबिलिटी, और फिर हमने ये 3/7 × 3 कर दिया। उसकी रीजन ये है कि चाइनीज 3 टाइम आया है और चाइनीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/7 है, तो इस वजह से हमने 3/7 × 3/7 × 3/7 कर दिया है। और यहाँ पे अब आपके पास बाकी जो 2 वर्ड्स हैं वो टोक्यो और जापान हैं, और टोक्यो की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/14 है, और ऐसे ही आपके पास जो वर्ड जापान है टोक्यो उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने इस तरीके से जो ऐड कर दिया। आई थिंक यहाँ पे लिटिल मिस्टेक है,
उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एनी हाउ। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो गई फॉर क्लास सी। इसी तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास जे जो है इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इन दोनों में से हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास सी की है। आपने इस हाई प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर ये प्रेडिक्ट कर देना है कि ये जो टर्म है या ये जो सेंटेंस है ये क्लास सी से बिलोंग करता है। तो दिस इज हाउ ये जो मल्टी नॉमिनल लाइव बेस जो है वर्क करता है। थोड़ी इसमें एरर इश्यूज हैं, लेकिन इसका ओवरऑल फिनोमिना जो है वो इसी तरीके से है जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके जी, इसको डिस्कशन को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर इसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।